गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे कि सन 1774 में फ्रांस में बुर्बो वंश का राजा, जो राजवंश के रूप में बताया गया है, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। कहते हैं 1789 में आते आते मध्यम वर्ग के लोग इतने शिक्षा में अग्रणी हो गए कि राजा की कमियों को बताना शुरू कर दिया। अब देखिए, प्रजा विद्रोह करने लग गई, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी गई। लेकिन 1791 में कहते हैं नेशनल असेंबली को राजा के द्वारा मान्यता मिलते ही 1791 में संविधान का निर्माण हुआ। कानून बनाने का अधिकार भी नेशनल असेंबली को दे दिया गया। कहते हैं फ्रांस का संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था और 18वीं शताब्दी में अधिकांश पुरुष एवं महिलाएं पढ़े लिखे नहीं थे। इसीलिए उस समय महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्षर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। अप्रैल 1992 में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही स्वतंत्र हुआ, राजा के शासन का अंत हो गया और लोकतंत्र का निर्माण हो गया। तो 1792 में फ्रांस ने अपना विस्तार भूमिका किया, जिसको कहते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए पर्सा क्षेत्र और ऑस्ट्रिया क्षेत्र को जीतने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी कि ये दोनों प्रदेश हम फ्रांस में मिलाएंगे। 21 सितंबर को 1792 को कन्वेंशन ने फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई और इसी के साथ राजतंत्र का अंत हो गया। राजा के द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता दी गई थी, किंतु नेशनल असेंबली ने राजा के शासन को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र यानी गणतंत्र की घोषणा कर दी। अब देखिए, लुई 16 को 21 जनवरी 1793 में देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। लोकतंत्र का निर्माण करते ही उस निरपंथ राजा को फांसी दे दी गई। फ्रांस में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका का निर्माण हुआ। कहते हैं कि लोकतंत्र का निर्माण होते ही लोकतंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका का निर्माण किया गया, जिसमें डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। कहते हैं कि 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका आते ही पूरा पावर राजनीतिक अस्थिरता के रूप में 5 व्यक्तियों के हाथों में आ गया और 5 व्यक्तियों के हाथों में आते ही तानाशाही राजा का उदय हुआ। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस पर कब्जा कर लिया और लोकतंत्र का अंत कर दिया। लोकतंत्र को उठा दिया और वापस राजा का शासन आ गया। वो राजा था तानाशाही राजा। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका रही। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। 1794 में इसी के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्ति का कानून पारित करवा दिया। फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंतिम रूप से कहते हैं कि फ्रांस ने जगह जगह उपनिवेश बना लिए थे, दूसरे राष्ट्रों को जीत लिया था। तो एक कानून बनाया कि दास प्रथा का उन्मूलन हो, दास प्रथा समाप्त हो, और 1848 ईस्वी में किया गया। कहते हैं कि दास प्रथा जैसे ही कानून पारित हुआ तो उस समय तो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, क्योंकि लोकतंत्र का अंत कर देता है नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में। लेकिन अंत में जाकर के 1848 में ये कानून पक्का कानून बना, जिसको दास प्रथा का उन्मूलन कहा जाता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, क्योंकि कार्यपालिका में 5 ही सदस्य आ गए थे। 5 सदस्य आने के कारण अब कार्यपालिका 5
व्यक्तियों के हाथों में थी। तो नेपोलियन ने उन 500 व्यक्तियों को अपने पक्ष में ले लिया, जिसके कारण से 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है और अपनी नेपोलियन संहिता खुद के नियम बनाता है, जिसको कहते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। कहते हैं उन्हीं के समय में दशमलव पद्धति पर आधारित माप तोल की एक प्रमुख सम्मान प्रणाली चलाई गई। स्वतंत्रता एवं जनवादी अधिकारों के विचारों फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। भारत के टीपू सुल्तान एवं राजा राम मोहन राय ने फ्रांस में उपजे विचारों की प्रेरणा ली। कहते हैं कि 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन अपना साम्राज्य बढ़ाता रहा। नेपोलियन का इतना भय हो गया कि वह संपूर्ण विश्व को जीतने की कामना रखता था। लेकिन हमें ये पता है, हम इतिहास में जानते हैं कि 1815 में फिर प्रमुख स्थान दिया है वियना स्थान। कहते हैं कि वियना नामक स्थान पर ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। उस ड्यूक मेटरनिक ने पूरे यूरोप के क्षेत्र के राजाओं को इकट्ठा किया और यूरोप के राजाओं को एकत्रित करके उसने कहा कि नेपोलियन पूरे प्रदेशों को जीत रहा है और वो निश्चित हम सबको हरा देगा, इसलिए हमें सबको संगठन मिलकर के वियना नामक स्थान पर एकत्रित हुए और सब क्षेत्र के राजाओं ने वियना में एकत्रित होकर के सबने एक संधि बनाई। सब एक जगह अपनी सेना को तैयार किया और उस संधि को कहते हैं वियना संधि। उस वियना संधि का प्रमुख अध्यक्ष था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। अब देखिए 1815 में नेपोलियन उन सब यूरोपीय क्षेत्र के राजाओं से हार जाता है और हारने के कारण अब देखो ड्यूक मेटरनिक ने क्या सोचा कि अगर नेपोलियन को वापस राजा बनाएंगे तो ये फिर साम्राज्यवादी प्रवृत्ति रखेगा। तो नेपोलियन को तो प्रमुखतः जेल में डाल दिया गया और फ्रांस में वापस लुई 16वें वंश के प्रमुखतः राजवंश बुर्बो वंश को वापस राजा घोषित कर दिया। यानी लुई 16वें को तो फांसी दे दी गई थी, किंतु उसके पुत्र को सम्राट घोषित कर दिया गया 1815 में वापस फ्रांस का। और जैसे ही फ्रांस का सम्राट घोषित किया, कहते हैं 1815 में जो मध्यम वर्ग के लोग शिक्षित थे, जो जनता को प्रेरित करते थे, जिनको कहते हैं क्रांतिकारी, वो सारे क्रांतिकारी भूमिगत हो गए। भूमिगत का मतलब है राजा के भय से सारे क्रांतिकारी छिप गए। ये कहते हैं 1830 में जाकर के इन क्रांतिकारियों ने वापस अपनी घटनाओं को अंजाम दिया, जनता को प्रेरित किया। तो 1830 से लेकर के 1848 के काल को कहते हैं क्रांतिकारियों का काल। और फिर कहते हैं 1848 में जाकर के बुर्बो वंश फ्रांस का राजा जो प्रमुखतः फ्रांस छोड़ करके भाग जाता है और जनता आतंक का माहौल सड़कों पर उतर आती है और 1848 में वापस फ्रांस लोकतंत्र की नींव रखता है और लोकतंत्र का निर्माण कर देता है। उसको कहते हैं उदारवादियों की क्रांति, कि जो लोग अपने देश को आजाद करवा देते हैं, राजा को समाप्त कर देते हैं और लोकतंत्र की नींव रख देते हैं। 1848 के काल या उस वर्ष को कहते हैं उदारवादियों की क्रांति। उदारवाद के रूप में लोग जो विकास के रूप में लोकतंत्र का निर्माण करते हैं और प्रमुखतः फ्रांस का राजा फ्रांस छोड़ करके भाग जाता है। इस घटना से हम इस पाठ के बारे में फ्रांसीसी क्रांति को विस्तार से जाने, किस तरह से फ्रांस में लोकतंत्र की नींव 1789 में रखी। 1804 में लोकतंत्र समाप्त हो गया। 1804 से 1815 तक तानाशाही राजा नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। और फिर कहते हैं 1815 से 1848 तक बुर्बो वंश वापस राजा बनता है, बुर्बो वंश ही शासन चलाता है
और निरंकुश प्रवृत्ति के कारण 1848 में फिर क्रांति होती है और लोकतंत्र की नींव रख दी जाती है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वर्ष मैं बता रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण वर्ष है जिन जिन घटनाओं को प्रेरित किया है। तो देखिए, अध्याय की महत्वपूर्ण तिथियां और संबंधित बताए गए हैं, आप इनको लिख सकते हैं और इसमें आप जान सकते हैं। देखिए, 1774 में बुर्बो राजवंश को लुई 16वां फ्रांस का राजा बना और 1789 में नेशनल असेंबली स्थापित हुई। 1791 में संविधान का निर्माण हुआ और 1792 में पेरिस की प्रमुख है जो दी गई है कि पेरिस में किस प्रकार क्यूरेजियम के महल में धावा बोला गया। 1792 से 93 में फ्रांस एक गणतंत्र बना और 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट घोषित हो जाता है और 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है, जिसको कहते हैं वियना संधि। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश के अंतिम रूप से दासता की समाप्ति होती है और 1966 ईस्वी में फ्रांस ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। ये शब्दावली में आपको भेज दूंगा जिसका आप इनको वर्षों के अनुसार याद करना है, ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।